मेरा नाम अंजू है। यह है कहानी मेरी बेटी अनु पर है। मैं झांसी के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी थी और उस व्यक्ति का पहले से ही एक बेटा था और मेरी भी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड की चादर प्रतिदिन बदलती और फिर मुझसे छुपाकर चादर धोती और खुद ही सुबह नहाने चली जाती। कई बार तो वह बेहोश भी हो जाती थी। वह दिन भर कमजोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह मैं जल्दी उठकर बेटी के कमरे में गई, मगर आगे का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि मेरी बेटी ने तो शादी के 4 साल बाद ही मैं विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 की उम्र में ही कर दी थी। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही मेरी शादी करवा दी। मेरा पति एक कंपनी में काम करता था। हमारी 3 साल की बेटी भी थी। उनकी किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ ही टूट पड़े। कुछ दिनों बाद ही मेरे सास ससुर ने मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। उनके ख्याल से मैं मनहूस औरत थी। मैंने ही जैसे उनके बेटे को मार दिया हो। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के घर आ गई। मेरे माँ बाप के लिए मैं बोझ बन चुकी थी। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी शादी हो गई। उसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम राहुल था। हम लोग साथ ही रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते अनु 16 साल की हो गई और राहुल 15 साल का। तब राहुल के पिता का भी देहांत हो गया। वे भी दुनिया से चले गए। उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी। तरह तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ तो जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा था। उनके जाने के बाद तो मानो घर की रौनक ही उड़ गई थी। हमारा अपना मकान था, इसलिए किराए की चिंता नहीं होती थी और घर में ही एक छोटी सी दुकान थी। एक दिन हम सब सो रहे थे कि अचानक से बहुत जोर की आवाज आई। मैं बहुत घबरा गई और डर भी गई। मैंने देखा यह आवाज तो राहुल के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी और वहां जाकर देखा तो मैं हैरान रह गई। कमरे की छत गिर गई। यह देखकर मैं घबरा गई और मुझे डर लगा कि कहीं राहुल तो छत के नीचे नहीं दब गया। जब मैंने पास जाकर देखा तो राहुल वहां नहीं था। वह बाथरूम जाने के लिए उठा होगा और उसकी जान बच गई। मैंने भगवान से धन्यवाद किया कि यह तो बहुत अच्छा हुआ कि राहुल को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या मुंह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उसकी छत को दोबारा डलवा सकें। कमरे की सारी छत गिर चुकी थी। उसके बाद मैंने अपना बिस्तर रसोई में डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो भी नहीं सकता था। कमरे में एक बेड और चारपाई थी। 2 लोग भी मुश्किल से सो पाते थे। अब वे दोनों ही कमरे में सोते। मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। घर में 3 ही कमरे थे। उनमें से एक कमरे में दुकान थी और एक की छत गिर गई। एक दिन वे दोनों कमरे में सोए थे तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चकित रह गई। राहुल तो सवेरे उठ के नाश्ता करने के लिए भी बैठ गया, जबकि अनु अभी तक सो रही थी। वह तो इतनी देर तक कभी नहीं सोती, लेकिन वह आज इतनी देर तक क्यों सो रही थी। मैंने उसको आवाज भी दी, वह नहीं उठ रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने जाकर देखा तो वह बेहोश हो चुकी थी। मैंने फौरन से राहुल को बोला कि डॉक्टर को बुला कर लाओ। डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा कि यह तो बेहोश हो गई है। लड़की काफी कमजोर है, खून की कमी भी है। कोई भारी काम इससे मत करवाना, बस आराम ही करवाना। फल वगैरह खाने को देना, ठीक हो जाएगी। जब अनु को होश आया तो मैं उसके पास गई। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था। वह कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गई। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई तो मैंने देखा कि वह कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने बाहर जाकर देखा तो वह इस चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा कि यह चादर क्यों धो रही हो,
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उस पर चिल्लाई और कहा, उठो यहाँ से और अपने कमरे में जाओ। उसने कहा, नहीं, मुझे यह चादर जरूर धोनी है। बिस्तर पर बिछाने के लिए हमारे घर में एक ही चादर है। मैंने कहा कि यह अचानक से चादर धोने का भूत तुम पर क्यों सवार हो गया है? चादर भी इतनी गंदी नहीं है जो तुम उसको धोने बैठ गई हो। छोड़ दो, मैं खुद से ही धो दूंगी। उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया और फिर थोड़ी देर के लिए सो गई। अब राहुल भी काम पर जा चुका था। उसको मैंने सिर्फ मैट्रिक तक की ही पढ़ाई करवाई थी और वह एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत मेहनती था। घर वाली दुकान तो मैं खुद ही चला लेती थी। वैसे भी उस दुकान में ज्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह गुजर गया। उस दिन राहुल ने मुझसे कहा कि आज मैं खाना खाकर आया हूँ। वह देर से आया था और अनु भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी और वह भी कमरे में जाकर सो गया। मैंने भी रसोई में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मैं सोच रही थी कि मैंने कभी भी राहुल को यह नहीं बताया कि वह मेरा सौतेला बेटा है। वह मुझे सगी माँ से ज्यादा प्यार करता था और मेरा कहना भी मानता था। वह हमारा इकलौता सहारा था, वरना हम दोनों कहाँ जाते। मैंने उससे कहा भी था कि वह आगे अपनी पढ़ाई प्राइवेट कर ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वह मेरी बात मान लेता था। सुबह सुबह फिर से ऐसा कुछ हुआ कि मैं हैरान रह गई। अनु फिर से बेहोश हो गई। इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि जैसे वह पीली पड़ गई हो। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने फिर से वही बात करी कि इसको खाने में क्या खिलाया था। मैंने उसको बताया कि वही दाल सब्जी खिलाई थी और फल भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाया। डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से कैसे इतनी कमजोरी हो गई। आप इस बात को सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटों तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई और वहां से चले गए। फिर जब अनु को होश आया तो मैंने उससे कहा कि फिर से तुमने अगर कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी देर बाद जब मैं उसके कमरे में दोबारा गई तो इस बार भी वह चादर धो रही थी। इस बार मैंने उसे दूर से ही देखा, क्योंकि वह जो कुछ कर रही थी वह सब कुछ मामूली नहीं था। वह बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती। यह सब क्या हो रहा था? वह यह सब क्यों कर रही थी? जब से वह राहुल के कमरे में सोने लगी है तभी से वह बेहोश होने लगी है और यह सब कुछ कर रही है। राहुल उसका सौतेला भाई था, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ पले बढ़े थे और दोनों में सगे भाई बहनों जैसी मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था जो मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन खराब क्यों होती जा रही थी? मैं रोती और सोचती रहती कि यह सब क्या हो रहा है। दूसरे दिन भी उसने जैसे ही चादर सुखाई तो वह आसपास देख रही थी कि मैंने उसे देखा तो नहीं। मैंने रसोई की खिड़की से उसे देखा था। मैंने भी उसको यह पता नहीं चलने दिया कि मैं उसको देख रही हूँ। फिर वह बिस्तर पर आकर लेट गई और चादर ओढ़ ली, ताकि मुझे कुछ पता ना चले कि नीचे वाली चादर है या नहीं। मैंने उसको नाश्ता करवाया और दवाई दी। दुकान भी अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था, सिर्फ बच्चे ही टॉफियां लेने आते थे। इस तरह से तो काम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन यह बात मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताई। राहुल को भी मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह तो पहले से ही नौकरी कर रहा था। अगर मैं यह बात और बता देती तो वह और भी ज्यादा परेशान होता, लेकिन मैं खुद ही खुद बहुत परेशान थी। और ऊपर से डॉक्टर ने कहा था कि बेटी को अच्छी चीज खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी के पैसे भी पूरे नहीं थे। घर का खर्च करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन बहुत अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे राहुल को और अन्नू को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना जिनको मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाई। मेरे बेटे ने कहा कि तुमने तो अभी से ही अपनी तबीयत खराब कर ली है, इस तरह तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर हम यह सभी नहीं कर सकते। मेरे बेटे ने कहा, नहीं, मुझे यह काम करना है। इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते और मुझे क्या पता कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा।
मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकते। तो मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्ते की बात है, उसके बाद यह मौका नहीं मिलेगा। यह सब क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर छत पर सुखा दिया और एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया? वो तो वह घबरा गई और कहने लगी कि अचानक से मेरा पेट खराब हो गया है। मैंने कहा क्या मतलब इस बात से? पेट खराब हो गया है तुम्हारा? क्या खा रही हो तुम ऐसा? और चादर को बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो? अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की है जिसे मेरी और तुम्हारे बाप की इज्जत दांव पर लग गई, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बेटी हैरान हो गई और उसने कहा कि माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। लगता है आपने कोई फिल्म देखी है या किसी ने आपके कान मेरे खिलाफ भर दिए हैं जो आप ऐसी बातें कर रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपको तो पता है कि कई दिन से मेरी तबीयत खराब है, तो दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में खराबी हो रही है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका कोई मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझे इस तरह से बात कर रही थी। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वह जमीन पर गिर गई। तभी अचानक राहुल भी वहां आ गया और उसने कहा कि माँ, आप यह क्या कर रहे हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? मैंने उससे कहा कि हाँ, मैंने इसको मारा है और इस पर हाथ उठाया है। ऐसा तो मुझे पहले ही करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं पूरी बात की तह तक नहीं पहुंची हूँ। जिस दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों के बारे में, उस दिन देखना। मुझे खुद ही पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। मेरे मन में जो बात आ रही थी मैं बोलती जा रही थी। फिर रात में जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे से लाइट जल रही थी। उस वक्त वे क्या कर रहे थे? उनको तो इस समय सो जाना चाहिए था और मुझे तो शाम को कह रहे थे कि हम जल्दी सो जाएंगे। मैं जब कमरे में करीब गई तो वे सिर्फ मजाक ही नहीं कर रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तो मेरी बेटी कहने लगी कि हाँ, खुशकिस्मत तो हूँ, लेकिन अभी कल जब मेरी तबीयत खराब होगी तो माँ देखकर बहुत परेशान हो जाएगी। कब तक ऐसा झूठ बोलेंगे? बेटा बोला बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान थी। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद किया हुआ था। क्या वजह थी दरवाजा बंद करने की? वैसे भी अब मौसम बदल रहा था तो उनको दरवाजा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन इस तरह दस्तक देने के बावजूद भी उन्होंने दरवाजा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद जब मैंने कमरे में देखा तो उनके अलावा कोई नहीं था। वे दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे नींद से जागे हैं। मैंने कहा इतनी देर में दरवाजा क्यों खोला? कहने लगे कि हम तो सो रहे थे। मैंने कहा झूठ नहीं बोलो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों इस समय जागेंगे और बातें करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम पढ़ाई करेंगे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकत समझ नहीं आ रही थी। दोनों ही ऐसे बैठे थे जैसे नींद से अभी अभी जगे हों। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहां से चली आई, लेकिन मैंने सोचा कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि एक दिन मेरी बेटी के बाजू में नील के निशान थे। यह तो जख्म के निशान है। समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या लगा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि छुरी लगी है, लेकिन छुरी तो उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। मेरी बेटी कोई ना कोई बात तो मुझसे छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती, कभी कभी उसके शरीर पर अजीब तरह के निशान होते और कभी उठकर अपने बेड की चादर धोने लग जाती और मुझे कमरे में नहीं जाने देती। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था वैसा मैं सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी। मैंने आग और पानी को एक साथ रखा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। गलती तो मेरी ही थी। मुझे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए था कि राहुल अनु का सौतेला भाई था।
जवानी की इस उम्र में बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं। सगा भाई तो सगा होता है और सौतेला भाई सैतोला। फिर मैं कैसे सौतेले भाई बहन को एक साथ एक ही कमरे में सुला रही थी? ये मेरी ही गलती थी। जब हम ही बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो परेशानियां तो पैदा होंगी ही। अच्छी बुरी बातों का ध्यान तो हमें ही रखना होता है। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानी में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। ऐसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे। अगर ये सारे विचार सही हो गए तो फिर सारा का सारा कसूर मेरा ही होगा। एक दिन मेरा बेटा बेटी को कोई चीज लाकर दे रहा था। मैं चुपके से उनकी बात सुनने लगी। उसने कहा कि यह दवाई है तुम्हारी, इस परेशानी के लिए यह दवाई ले लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरी बेटी को छुपाकर गोलियां दी तो मैं परेशान रह गई। वे किस चीज की गोलियां दे रहा था? आखिर ऐसी क्या बात है जो ये दोनों हल करना चाहते हैं और उसके बारे में मुझे नहीं पता। और यह दवाई अजीब सी क्यों लग रही थी? मेरी बेटी ने वे दवाइयां पकड़ ली और उसे अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना तो फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल भी नहीं होगी। और 2-3 दिन तक मेरी बेटी बेहोश नहीं हुई, लेकिन उसके बाद शायद उसकी गोलियां खत्म हो गई और एक दिन फिर वह बेहोश हो गई। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसलिए मैंने फायदा उठाने के बारे में सोचा। मैंने वह चादर बहुत ही होशियारी से बेटी के नीचे से खींच ली और उसको तरीके से तह करके अपने कमरे में ले आई। मुझे खोलकर देखना था कि इस पर ऐसा क्या लगा होता है जिसकी वजह से मेरी बेटी सुबह उठते ही उसे धोना शुरू कर देती है और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का ख्याल भी नहीं रखती। जब मैंने चादर को खोलकर देखा तो मैं हैरान रह गई कि उस चादर पर सफ़ेद बाल थे और पूरी चादर बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये किस चीज़ के बाल हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सफ़ेद और छोटे छोटे थे। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आई। मैं सोचती रही कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। मैं अपने बेटे और बेटी की हरकतों पर नज़र रख रही थी, इसलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी। लेकिन मैं किसी नतीजे पर पहुंचती तब तक मेरी बेटी को यह पता चल गया कि चादर मैंने देख ली है। वह मेरे पास आकर बैठ गई और अजीब सी कुछ घबराई हुई नजर आने लगी। उसके बाद मैंने उससे पूछ लिया कि क्या बात है, परेशान क्यों लग रही हो? तो उसने कहा कि माँ, वह चादर कहाँ है? वह तो मैंने धो दी है। यह कहकर वह मेरे पास से जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मैंने कहा कि मैं सब कुछ देख रही हूँ। उस चादर पर जो भी लगा हुआ था मुझे बता दो। यह सब कुछ क्या है? तुमने मुझसे क्या छुपा रहे हो इतने दिनों से? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। फिर वह मेरे पास बैठ गई और उसने जो बात बताई वह सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ, आप जैसा समझ रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हम जानते हैं कि हमारे घर के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। दुकान भी नहीं चल रही है, भैया भी कुछ खास पैसे नहीं कमा रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम कर पाएं। फिर भैया ने एक दोस्त ने उनको एक काम दिया। उसने बहुत कुछ नस्ली किस्म के बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे जो कि 3 से 4 थे, लेकिन उसको संभालना उसके बस से बाहर था, इसलिए उसने हमें उन बच्चों को संभालने का काम दिया और उस काम के बहुत सारे पैसे दिए। भैया भी पूरा दिन वही होते थे, लेकिन रात में भाई को भी आराम करना होता था, इसलिए उन बिल्ली के बच्चों को वो कमरे में ले आते और मैं उनको संभाल लेती थी। उन्हीं के बाल सुबह चादर पर लगे हुए थे जिसको मैं सुबह धो देती थी। लेकिन हमें पता था कि आपको इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हम आपको यह सब कुछ बताना भी नहीं चाहते थे। हम यह सब काम कर रहे थे और मुझे बाद में पता चला कि मुझे बिल्ली के बच्चों से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं सुबह बेहोश हो जाती थी। भैया ने जो दवाइयाँ दी थी वह भी इसी चीज़ की थी ताकि एलर्जी कम हो जाए। माँ, भैया का वह दोस्त बहुत अमीर है और वह इस काम के हमें बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा है। वह एक दिन के 1000 रुपये दे रहा है और आज उन बच्चों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि अब वह उन्हें लेकर दूसरे शहर चला गया और हमने इतने पैसे कमा लिए कि हम अपने कमरे की छत डलवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी ला सकते हैं। हमें पता था कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं हैं, इसलिए हमने आपको यह बात नहीं बताई और आपने हमारे बारे में क्या सोच लिया, हम पर इतना शक किया। आपने जो बातें कही वह हमारे दिल में तीर की तरह जाकर लगती थी। मैं जानती हूँ कि वह मेरा सौतेला भाई है, लेकिन मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है।
उसने हर बार हमारे बारे में सोचा है, जबकि देखा जाए तो हम उसके क्या लगते हैं। उसका पिता तो इस दुनिया से जा चुका है और उसके अपने रिश्तेदार भी तो हैं जो कि हमसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं। वह उनके साथ जाकर भी तो रह सकता है, लेकिन फिर भी हमारे साथ रहता है क्योंकि वह हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। दिन में तो वह काम करता है, लेकिन रात को मैंने ही उससे कहा था कि वह आराम करे, उन बच्चों को मैं संभाल लूँगी, इसलिए मैं उनकी मदद कर रही थी। मुझे यह सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ। मैंने खुद के ही बच्चों के बारे में क्या क्या गलत सोचा। मैं जितना अपने बच्चों के बारे में गलत सोच रही थी, मेरे बच्चे उससे कहीं ज़्यादा सही थे। कुछ दिन बाद राहुल ने उस कमरे में छत डलवा दी और अब हमारे घर का कमरा ठीक हो गया। धीरे धीरे हमने बहुत मेहनत की और मेरी बेटी ने भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह हमारे घर के हालात बेहतर होने लगे। धीरे धीरे हमारे घर के हालात इतने अच्छे हो गए कि अब हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही और खुशियां ही खुशियां आने लगी थी।